नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। जेएनयू मामले पर देश भर में विरोध प्रदर्शन। कन्हैया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तिरंगा फहराना हुआ अनिवार्य। मारपीट के मामले में पत्रकारों ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। राहुल गांधी ने की घटना की निंदा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मांगी रिपोर्ट। अरुणाचल में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया पार्टी तोड़ने का आरोप। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से तालमेल को तैयार सीपीएम। केंद्रीय कमेटी की बैठक में सैद्धांतिक सहमति। शर्तों के लिए तैयार होगा प्रस्ताव। सीहोर में प्रधानमंत्री ने किया फसल बीमा योजना का शुभारंभ। फसल खराब होने पर मिलेगा ज्यादा मुआवजा। 14 अप्रैल से दूसरे राज्यों में किसान बेच सकेंगे गेहूं। और आइए देखते हैं पहली खबर। जेएनयू विवाद के आरोपी कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कन्हैया कुमार ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर कल सुनवाई होगी। तस्वीरें दिल्ली की हैं। हाथों में बैनर लिए कन्हैया कुमार के समर्थन में उमड़े जनसैलाब की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा था कि कन्हैया कुमार को जल्द से जल्द जेल से बाहर किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च किया। कई प्रदर्शनकारियों ने कन्हैया कुमार की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया। हालात को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सड़कों पर दिल्ली पुलिस के जवानों की खासी तैनाती थी। बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये जो हर चीज़ पे इनका पॉलिटिक्स चल रही है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक स्टूडेंट का जो मामला है वो उसी तरीके से देखना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको पहले पूरी होने देनी चाहिए। उसके बाद कुछ पॉलिटिक्स जो हमारे लीडर्स हैं उनको कुछ स्टैंड लेना चाहिए। जब से जेएनयू का गठन हुआ है तब से आज तक वहाँ पर आरएसएस विचारधारात्मक जो चीज़ें हैं वहाँ पर डोमिनेट नहीं कर पाया। तो एक टारगेट करने का उसके पास कारण है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने इस पूरी घटना के दौरान दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। देशद्रोह का मामला नहीं है। कन्हैया कुमार ने कोई एंटी नेशनल स्लोगन नहीं लगाया। वो जितने भी वीडियोस आए हैं, बहुत सारे आए हैं, कई कहते हैं डॉक्टर हैं, कहते हैं दूसरे हैं, उनमें किसी में भी कन्हैया कुमार के तरफ से कोई भी एंटी नेशनल स्लोगन नहीं, ना वो ऑर्गेनाइजर था। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कई जगहों पर छात्रों के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई। जो भी घटना वहाँ पे हुआ है 9 तारीख को जेएनयू के अंदर हुआ है, और जिन्होंने भी वहाँ पे देश विरोधी नारा लगाया है, हम इसको निंदा करते हैं। और उसके ऊपर जो भी ये कार्रवाई होने चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए। 23 फरवरी को छात्र एक बार फिर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 23 फरवरी को ही संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। उधर सुप्रीम कोर्ट कन्हैया की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। रोहित वेमुला से लेकर कन्हैया कुमार की हिमायत पे निकला ये जनसैलाब दरअसल जेपी के छात्र आंदोलन की याद दिला रहा है। सबकी जबान पर एक ही नारा कि कन्हैया कुमार को जल्द से जल्द और बाइज्जत तरीके से रिहा किया जाए। कैमरामैन संतोष के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जेएनयू विवाद आज राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर छात्रों पर एक तरह की विचारधारा थोपने का आरोप लगाया। सीपीआई ने भी कन्हैया कुमार को तुरंत रिहा करने की मांग की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि देश विरोधी हरकतें करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में विरोध की आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। जो हिंदुस्तान के युवा हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं, उनको एक विचारधारा से दबाने हम आरएसएस को हम नहीं दबाने देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि कोई भी पार्टी देश विरोधी ताकतों का समर्थन नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। 80,000 की दिल्ली पुलिस फोर्स के बावजूद, इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बावजूद, आईबी इनके पास है, इंटेलिजेंस इनके पास है, रॉ इनके पास है, सब कुछ इनके पास है,
और फिर भी केंद्र सरकार 4 स्टूडेंट्स को पकड़ने में नाकाम हो गई। वहीं सीपीआई नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर कन्हैया कुमार को रिहा करने की मांग की। There must be all efforts to give him enough protection to his life in the jail. The all charges are baseless charges, and all these charges, including sedition, must be withdrawn forthwith. उधर बीजेपी ने कहा कि जेएनयू विवाद में पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सोच को जहां कुचलने की जरूरत है, वहीं कुछ निजी स्वार्थों के चलते, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते, राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर वामपंथी और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। 9 फरवरी को जेएनयू में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगने के बाद इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज राष्ट्रपति से मिले और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पत्रकारों पर हमले का मुद्दा भी उठाया। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस हमले की निंदा करते हुए पटियाला हाउस बार काउंसिल से रिपोर्ट मांगी है। पत्रकारों ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस घटना की पूरी जानकारी उन्हें दी। और इस तमाम घटनाक्रम और उसके बाद जो नए उभरते हुए समीकरण पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और जनसत्ता के पूर्व संपादक उमथानवी जी हैं। उमथानवी जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब ऐसा लगता है कि एक लाइन खींच दी गई है कि कुछ लोग राष्ट्र विरोधी हो गए और कुछ देशभक्त हो गए, क्या आपको लगता है कि वाकई असल मुद्दे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मैं कहूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया? मेरे ख्याल में देशभक्ति जितना एक सात्विक और जो पवित्र विचार है उसको बहुत ही छोटा कर दिया गया है, उसको घिस करके और एक आम राजनीतिक चीज़ बना दिया गया है। और देशद्रोह के जो मापदंड हैं और देशभक्ति के जो मापदंड हैं वो भी इतने ओछे बना दिए गए हैं कि अगर कोई झंडा लहराता है, भारत माता की जय बोल देता है, उसके बाद चाहे वो गाय के नाम पे किसी की हत्या कर दे, किसी की जान ले ले, तो वो भी देशभक्त है। और कोई व्यक्ति जो है वो कश्मीर की आज़ादी के नाम पे अगर नारा लगा दे, जैसे आप पर हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आज़ाद भारत में है और वो नारा लगा सकता है, अपनी बात कह सकता है, लेकिन जैसे ही वो कहे तो हम उसका मुंह पकड़ें और कहें कि नहीं, ये तो आपने देश विरोधी बात कही है, आप जो है वो देशद्रोही हैं। और कन्हैया का जो मामला है जो इस सरकार के लिए बहुत भारी पड़ गया है, अब तो ऐसा लगता है कि सरकार के गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि पुलिस प्रमुख बिल्कुल, ये आप जानते हैं कि गैर जमानती मुकदमा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जमानत वो ले सकते हैं, उसका विरोध नहीं करेंगे, इसलिए कि उनको पता है कि इसमें कोई दम निकला नहीं है। और सच्चाई ये है कि कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं निकला है, बल्कि जो उसका भाषण सामने आया है कन्हैया कुमार का, वो इतना अच्छा भाषण है कि मतलब हैरानी होती है कि इतना वजनदार, दमदार और साफ भाषण जिसने दिया होगा, उसने कोई ऐसी आपत्तिजनक बात कही होगी और वो कहीं पर उपलब्ध नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस के पास में इतने स्रोत हैं, तो उन्होंने पकड़ लिया भूल की, किनको खुश करने के लिए पकड़ा हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने इन आंदोलनकारियों को सीधे सीधे हाफिज सईद से जोड़ा और आज तक उसके लिए उन्होंने न खेद प्रकट किया है, न उसकी कोई सफाई दी है, उससे लगता है कि पुलिस भी उनको खुश करने में लगी थी और कन्हैया को पकड़ के ले गई। लेकिन बाद में जिस तरीके से देश भर में एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ कि तो कोई तरीका नहीं हुआ, और उसके बाद दिनों दिन और जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे अदालत के परिसर में कन्हैया की पिटाई होना, सरासर पत्रकारों को पीट देना और वकीलों द्वारा उनको पीट देना और किसी को गिरफ्तार न करना, और खुद भाजपा के एक विधायक द्वारा सरेआम सड़क पर छाती पर चढ़कर एक मुस्लिम जो आंदोलनकारी था, जिस तरीके से उसको उन्होंने पीटा, आज गिरफ्तारी भी उनकी कितनी इज्जत से हुई है कि थाने बुलाया गया और उनको जमानत दे दी गई है। इस सब से मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उन्होंने खुद जो है ना एक ऐसी आफत मोल ली है कि कहना चाहिए कि वो उनको ही भारी पड़ रही है और अब उनको लगने लगा है कि हमारे लिए बहुत गड़बड़ काम हो गया। लेकिन बीजेपी के नेता कि मैं जो बयान देख रहा था वो कह रहे हैं कि जब तक सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां कह रही थी कि सरकार सोई हुई है, इस पर कार्रवाई नहीं कर रही, और जब हमने कार्रवाई शुरू की तो अब सीधे हम फिर एक बार फिर से हमले का शिकार हो रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, उन लोगों ने तो कब कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि किसी ने, ये तो एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक टेलीविजन चैनल ने एक वीडियो चलाया था, और आप जानते हैं कई चैनल ऐसे वीडियो इसलिए चलाते हैं कि लोगों की भावनाएं देशभक्ति के नाम पे भड़काई जा सकती हैं। वो एक वीडियो जो था, वीडियो
कोई अपने आप में प्रमाण नहीं है। आजकल गांधी जी की तस्वीरें सोशल मीडिया पे चलती हैं, गांधी जी कैमरे कर रहे हैं, हर कोई जानता है कि ये तस्वीर संभव नहीं है, लेकिन तस्वीर तो है। तो वो विजुअल उसमें कहाँ का है, आवाज़ कहाँ की है, हो सकता है वहीं की हो, उसकी जांच होनी चाहिए थी। तो वो तो चीज़ जिसने भी चलाई उस वक्त किसी ने जांच की बात नहीं की थी। जांच की बात तो तब की जब गिरफ्तारियां हो गई, तब उन्होंने कहा कि आप जांच तो कर लीजिए कि वास्तव में किसने नारे लगाए थे। तो इसलिए आम तौर पे विश्वविद्यालयों में बहुत बातें होती हैं, आप जानते हैं वहाँ हत्याएं भी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारा विश्वविद्यालय जो है वो हत्यारा है, हर छात्र और शिक्षक वहाँ पे हत्यारा है। और नारे लगे होंगे, नहीं भी लगे होंगे, जांच होनी चाहिए। और अगर ऐसे नारे लगे हैं, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद को छोड़ के, क्योंकि हमारी अपनी भावनाएं देश के प्रति हैं, लेकिन बाकी जो बातें वहाँ पे कही गई हैं हमें वो अप्रिय लग सकती हैं, वो बहुत ख़राब हो सकती हैं, लेकिन उनकी आज़ादी रहनी चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई कश्मीर में पीडीपी के साथ, पर पीडीपी के घोषणा पत्र में तो साफ लिखा है हम आपके गवर्नर को भी यहाँ पे नहीं मानेंगे, हमारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, कोई आईएएस अफसर यहाँ पे नहीं होगा, हम भारत के सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे नहीं मानेंगे, हम भारत के निर्वाचन आयोग को यहाँ पे नहीं मानेंगे, और तो और पाकिस्तान की मुद्रा भी कश्मीर में चलेगी। फिर भी उनके साथ आपने सरकार बनाई। तो ऐसा किसी ने, छात्र ने अगर नारा लगा दिया, छात्र गलतियां भी करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो सही चीज होगी। जिस तरीके से टैकल किया सरकार ने, ये वाकई एक गलती थी या फिर एक सोची समझी रणनीति आपको दिख रही है? नहीं, मुझे ये सोची समझी रणनीति इसलिए लगती है कि जो रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद परिसरों में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को लेकर के जबरदस्त जो है वो रोष भारत में था, और खासकर दलित समुदाय उनको लगता था बिल्कुल छिटक गया, जबकि वो चाहते थे कि हम किसी तरह से उनको भी अपनी तरफ जो है वो खींच सकें। तो उससे ध्यान इससे बढ़ता है। और जेएनयू वैसे भी उनके आंख की किरकिरी रहा है, क्योंकि जेएनयू सबसे बड़ा बौद्धिक एक प्रतीक जो है वो भारत का है, और सारी दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा। आप जानते हैं कि 400 विश्वविद्यालयों ने समर्थन जाहिर किया है जेएनयू के प्रति। तो जेएनयू निशाने पे आए, पता ये साबित किया जाए कि या जाहिर किया जाए कि जेएनयू जो है वो देशद्रोही है, वहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ होती हैं। तो एक तरह से, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए आप लोगों को बरगला सकते हैं, लेकिन अंततः जो गांधी जी कहते थे सच सच होता है और अंततः टिका वही रहता है। पर इतना जल्दी जो है ये लोग एक्सपोज होंगे और कन्हैया को इनको छोड़ना पड़ेगा या छोड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं लगता था। ये इतना जल्दी बूमरैंग कर गया है कि इनको, मतलब जैसे कहते हैं सुसाइडल, वो एक आत्मघाती कदम जो है वो सरकार के स्तर पर ये साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया ओम थानवी जी इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। उपन्यास, कहानी, गजल और कविताएं जिनके कलम से सच के हो जाती हैं काबिले फिक्र। रात रात भर मोरा पिहके, बैरिन नींद न आए, बड़े भोर सारस के कारे, नदिया तीर बुलाए। लिखना मेरा शौक नहीं है, मेरा जीवन है, मेरी आत्मा है, इसलिए मैं घबराया नहीं, चलता रहा। मिलिए शख्सियत में साहित्य की दुनिया के मकबूल सितारे राम दरश मिश्र से। शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एसआर गिलानी को पटियाला कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिलानी को प्रेस क्लब में 10 फरवरी को अफजल गुरु को लेकर कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जहां संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगे थे। इस घटना के बाद कार्यक्रम के आयोजक और अज्ञात लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली में हुई वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तिरंगा फहराना अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रों में देशभक्ति की भावना जगाने के मकसद से यह फैसला लिया गया। कॉन्फ्रेंस में आए सभी कुलपतियों ने इस प्रस्ताव पर सर्वसहमत से मुहर लगाई। कार्यक्रम में 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें हर विश्वविद्यालय में भेदभाव के मामलों पर रोक लगाने के मकसद से एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अब छात्रों को अंग्रेजी के अलावा राज्य की प्रचलित भाषा में भी पढ़ने की सुविधा मिलेगी। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी।
the 9th resolution. At a central place in every university, the national flag will be flown prominently and proudly. बात अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर नई सरकार के गठन का रास्ता लगभग साफ होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के बुधवार के अपने आदेश को वापस ले लिया। वहीं 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले को शीर्ष अदालत ने फिर से गुवाहाटी हाई कोर्ट को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अरुणाचल में राजनीतिक संकट पर अहम आदेश दिया। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को वापस ले लिया है। इसके साथ ही अब राज्य में नई सरकार का गठन लगभग तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले पर गुवाहाटी हाई कोर्ट के स्टे से वो संतुष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एफिडेविट था उसको देखने के बाद यथास्थिति का जो आदेश था उसको निरस्त किया है, उसको वापस लिया है। और जो उनकी याचिका थी इस संबंध में कांग्रेस वालों की, उस याचिका को भी उन्होंने यहाँ से वापस भेजकर गुवाहाटी हाई कोर्ट भेज दिया है। इसलिए यथास्थिति आज निरस्त होने के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो जाएगी। शीर्ष अदालत ने 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने से जुड़ा मामला भी गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई कोर्ट से 2 सप्ताह में फैसला करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य में सरकार गठन के किसी भी फैसले पर कोर्ट के आदेश का असर होगा। हम बीजेपी वाला 11 एमएलए हम लोग तो गवर्नमेंट नहीं बना सकता, हम लोग गवर्नमेंट में लेना देना नहीं है। और उसमें कांग्रेस का अंदर जो बेहतर लीडर है हमारा नजर में, वो कालिकापुल बेहतर है। अरुणाचल का डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी पीस के लिए ये काम करेगा। उधर अरुणाचल के कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी और राज्य प्रभारी वी नारायण सामी मौजूद थे। कहीं सुना है क्या बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना हुआ? कहीं देश में सुना है? कोई भी प्रदेश में नहीं सुना होगा। ये तो गलत तरीका से हो रहा है। माइनॉरिटी पार्टी से ग्रुप बना करके सरकार बनना तो ये तो गैर कानूनी है। ये सरकार लंबा नहीं चलेगा अगर बनता भी है। अरुणाचल प्रदेश में 26 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगा था। कांग्रेस के बागी विधायक कलिकोपुल ने 15 फरवरी को सरकार बनाने का दावा किया था। पुल के साथ कांग्रेस के 19 बागी, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की थी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में किसान रैली को संबोधित किया। इसमें उन्होंने फसल बीमा योजना की मार्गदर्शक पुस्तिका का विमोचन कर इस नई योजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौसम की बेरुखी के बावजूद देश के किसानों ने पैदावार में कमी नहीं आने दी है। सीहोर में किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि फसल बीमा योजना से किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों को फसल क्षतिग्रस्त होने पर कम प्रीमियम पर अधिक बीमा राशि मिल सकेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार 14 अप्रैल से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की शुरुआत करेगी। किसान इसके माध्यम से अपना गेहूं प्रदेश से बाहर भी बेच सकेंगे। सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य के किसानों को सिंचाई समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। समारोह में प्रधानमंत्री ने एक किसान को मृदा हेल्थ कार्ड भी प्रदान किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ तालमेल को लेकर सीपीएम में सहमति बन गई है। दिल्ली में हुए 2 दिन के केंद्रीय कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ। हालांकि पार्टी की राज्य इकाई तालमेल को लेकर एक प्रस्ताव तैयार करेगी। प्रस्ताव पर अंतिम फैसला पॉलिट ब्यूरो करेगा। पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चे के अलावा दूसरी लोकतांत्रिक पार्टियों के सहयोग पर एक मत से फैसला हुआ है।
हालांकि पार्टी ने सीधे सीधे कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात अभी नहीं कही है, लेकिन पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार को हराने के लिए वो सभी दलों को साथ लेने के लिए तैयार है। माना यही जा रहा है कि पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी केंद्रीय कमेटी में कांग्रेस के साथ गठबंधन की अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे। We want to strengthen people's unity in West Bengal. And that people's unity, strengthening that people's unity, we are appealing to all the democratic forces to cooperate. What shape it will take, how it will take, etc., that time will tell us. पश्चिम बंगाल के साथ केरल में भी चुनाव हैं, जहां सीपीएम सीधे सीधे कांग्रेस के साथ मुकाबले में है। इसीलिए ये फैसला सीपीएम के लिए आसान नहीं था। बताया जाता है कि पार्टी का एक वर्ग पश्चिम बंगाल में संभावित गठबंधन का मजबूत विरोध कर रहा था, लेकिन अंततः पार्टी महासचिव केंद्रीय कमेटी को विश्वास में लेने में कामयाब रहे। We discussed that issue, and it's on the basis of that discussion that we come to this conclusion. So the obvious answer to your question is that having considered that aspect, after that we've come to this conclusion. पार्टी केंद्रीय कमेटी ने पोलित ब्यूरो को कांग्रेस के साथ गठबंधन पर अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। माना यही जा रहा है कि पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ तालमेल का मन बना लिया है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में जाट आरक्षण के केंद्र रोहतक जिले में धारा 144 लगा दी गई है। स्थिति बिगड़ने के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया। उधर आंदोलनकारियों ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कोटा बढ़ाने के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रोहतक और झज्जर से शुरू हुआ जाट आरक्षण हरियाणा के नए जिलों में फैल गया है। फरीदाबाद, कैथल और करनाल में गुरुवार को आंदोलनकारियों ने रेल और सड़क सेवाएं बाधित की। रोहतक जिले में तो हालात इतने खराब हैं कि प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यहां अर्धसैनिक बलों को तैयार रखा गया है। दूसरे जिलों में भी रेल और सड़क सेवाएं ठप हैं। हरियाणा रोडवेज ने कई मार्गों पर बस सेवा रोक दी है। रेलवे ने भी अब तक 60 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया है। इससे दूध, फल और सब्जियां जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति पर असर पड़ा है। बस नहीं चल रही, जिससे कि हम टाइम पर नहीं पहुंच रहे और कॉलेज प्रशासन भी दुखी है इससे। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सालाना आय की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने का प्रस्ताव रखा था। सरकार को उम्मीद है कि आंदोलन जल्द खत्म होगा। We once again, on behalf of the government of Haryana, appeal to all these segments sitting on various dharnas and agitations at different places to immediately withdraw, because as such the government has already accepted their demands. हालांकि आंदोलनकारियों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि इस प्रस्ताव को लागू ही नहीं किया जा सकता। आंदोलनकारियों ने मांगे माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। ये राजनेता आदमी हमें अपनी झूठी बातों में बहकाते रहते हैं और आरक्षण दिलवाते नहीं। इनकी नीति में फर्क है। इस बीच कांग्रेस का दावा है कि जाटों का आंदोलन राज्य सरकार की आपसी खींचतान का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो इनका आपस में विरोधाभासी जो आए हैं, भड़काऊ बयान आए हैं दोनों तरफ से, इनका सांसद कुछ कहता है, मंत्री कुछ कहता है, लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसका नतीजा है। 5 दिन पहले शुरू हुए जाट आंदोलन को छात्रों, महिलाओं और वकीलों का भी समर्थन मिल रहा है। कई जिलों में निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कुछ विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं अभी स्थगित कर दी गई हैं। जाट समुदाय ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के साथ पिछले दिनों से चले आ रहे तनाव के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 6 दिनों की यात्रा पर शुक्रवार को दिल्ली आ रहे हैं। वो दिल्ली के अलावा मुंबई, टिहरी और भुज भी जाएंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद केपी शर्मा ओली की ये पहली विदेश यात्रा है। इस यात्रा में मंत्रिमंडल के सहयोगियों और सांसदों के अलावा उद्योगपति भी शामिल हैं। दिल्ली में नेपाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में ठहरेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी व्यक्तिगत और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। During the visit, we expect discussions on all issues of mutual interest, bilateral cooperation, particularly in the key areas of
Energy, connectivity, and people-to-people linkages will form the main focus of the visit. नेपाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से भी मिलेंगे। भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान वो मध्य एशिया से जुड़े मुद्दे पर भी भारतीय नेताओं को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। मध्येशियों का एक बड़ा मुद्दा भारत के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध होने पर दोयम दर्जे की नागरिकता का है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री ओली की इस यात्रा में यह मामला हल हो पाता है या नहीं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और अब कुछ और खबरें संक्षेप में। गुरुवार को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने और कर्ज में छूट की मांग कर रहे हैं। मुंबई में चल रहा है मेक इन इंडिया सप्ताह का गुरुवार को समापन हो गया। कार्यक्रम के आखिरी दिन कपड़ा, जैव प्रौद्योगिकी और नए उद्योगों की स्थापना पर केंद्रित रहा। 7 दिनों तक चले इस कार्यक्रम का उद्देश्य मेक इन इंडिया योजना को रफ्तार देना था। चेन्नई में पुलिस ऑफिसर्स मेस में एक आईपीएस अधिकारी का शव मिला है। पुलिस उपाधीक्षक एन हरीश सतर्कता निदेशालय एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में तैनात थे। पुलिस मौत की वजहों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट के निर्देशों के पालन से प्रदूषण के स्तर में कमी आई। दुनिया के सबसे सस्ता कहा जाने वाला फोन फ्रीडम 251 बाजार में आने से पहले ही विवादों में घिर गया। इस फोन की बुकिंग इंटरनेट पर गुरुवार सुबह 6 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वेबसाइट क्रैश हो गई। बीजेपी सांसद प्रीत सुमैया ने मोबाइल की कीमत पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में इस बार कारफी डे दक्षिण दिल्ली मनाया जाएगा और इसके लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। 22 फरवरी को कारफी डे का रूट मुनेरका टी पॉइंट से हयात होटल टी पॉइंट तक होगा। गुरुवार को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में आईसीसी वर्ल्ड टी20 ट्रॉफी प्रदर्शित की जाएगी। भारत की मेजबानी में अगले महीने से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। गुरुवार को शेयर बाजार 267 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 1.14% की बढ़ोतरी हुई। वहीं निफ्टी 83 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस उनके जोड़ीदार फ्रांस के जेरेमी कार्डी ने ड्वेले के बीच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लीग मैच में इस जोड़ी ने अमेरिकी जोड़ी को हराया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तायिप ने अंकारा में हुए हमलों के पीछे सीरिया के कुर्द संगठन वाईपीजी को जिम्मेदार बताया। अंकारा में बुधवार को सेना की टोली पर हुए हमले में 28 लोगों की मौत हो गई थी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।